morning, sir. Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Ready. Thank you, sir. Mr. Alok, Yes, sir. tell us something about you. Sir, my name is Alok Kumar Singh. Okay. I was born and brought up in village Bujeni in district Balia of Uttar Pradesh. I have completed my primary and secondary education from Balia itself. After that, I have completed my graduation from IIT BHU in Department of Mining Engineering in year 2019, sir. Since then, I have been preparing for a civil service examination with economics as options. And sir, I also got opportunity to appear in UPSC CSC 2021 interview. And sir, my hobbies and interests are helping my family in the family farming and morning walks, sir. You are from Balia. Yes, sir. बलिया की लोकल जो सर्कमस्टेंसेज हैं या जो डेवलपमेंटल कंडीशन है Yes, sir. वो बहुत अच्छी नहीं है, तो ये क्यों, ये पिछड़ापन बलिया का क्यों है? क्या आपको लगता है कि बलिया एक फॉरवर्ड एरिया है एज फार एज डेवलपमेंटल प्रोसेस इज कंसर्न? सर अगर कंपेयर किया जाए डेटा के अकॉर्डिंग सर, तो डेफिनेटली ईस्टर्न उत्तर प्रदेश बैकवर्ड है कंपेयर टू वेस्टर्न उत्तर प्रदेश सर. क्या कारण है, क्यों वेस्टर्न के कंपैरिजन में ईस्टर्न ज़्यादा बैकवर्ड? सर मल्टीपल रीजन्स है सर वहाँ पे सर. फर्स्ट रीजन सर, अगर हम इकोनॉमी की बात करें सर, तो एग्री ड्रिवन इकोनॉमी बोला जाता है सर बेसिकली ईस्टर्न उत्तर प्रदेश को. और यहाँ पे सर जो लैंड होल्डिंग है विद फार्मर, वो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है, और वो अभी भी वो लोग सर उतने अवेयर नहीं है. ऑब्सोलीट मेथड ऑफ प्रोडक्शन वो लोग यूज़ कर रहे हैं. लेस मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है सर. और सर सेकंड सर की इंडस्ट्रियल जो सेटअप है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और हालांकि बलिया में भी, वो सर प्रॉपर नहीं है. तो एक ये भी रीजन है सर. और अगर सोशल कॉज की बात करें सर, तो सोशल नॉर्म्स जैसे पैट्रियार्की और भी जो नॉर्म्स है सर, वो हिंडर कर रहे हैं कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन को बढ़ने से सर. तो कैसे इंडस्ट्रीज़ को आप सजेस्ट करेंगे? मान लीजिए ईस्टर्न यूपी के डेवलपमेंट की बात है, तो मान लीजिए आपको प्रोजेक्ट हेड बना दिया गया. Yes, और आपको अगर इस ढंग से रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग करना है, तो ईस्टर्न यूपी को डेवलप करने के लिए क्या करेंगे? सर ईस्टर्न यूपी में जो भी ग्रोथ पोटेंशियल है, पहले हमको उसको मैप करना पड़ेगा. जैसे सर कि एग्री ड्रिवन इकोनॉमी ईस्टर्न यूपी, तो इंडस्ट्रियल सेटअप अगर करना है सर, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को अगर इस्टेब्लिश किया जाए, तो सर वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज बनाएगा. सर दूसरा जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है, जैसे सर बलिया का अगर बात करें सर, तो बिंदी इंडस्ट्री, उसका ODOP भी है बलिया से सर, तो उसको प्रमोशन करा जाए. और सर और भी जो भी नियर बाई के जो सर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो ट्रेडिशनल से भदोई का कारपेट इंडस्ट्री, तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए सर. सर थर्ड इज की टूरिज्म पोटेंशियल ईस्टर्न यूपी में बेहतर है, तो उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं पॉलिसी मेकिंग डिसीजन में. और सर इसके लिए सरकार काम भी कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है सर. और अभी रिसेंटली सर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया लखनऊ में, कि जिससे कि एक इक्विटेबल डेवलपमेंट पूरा हर डिस्ट्रिक्ट में इनफ इन्वेस्टमेंट है. ऐसा नहीं कि किसी लोकलाइज सेक्टर में इन्वेस्टमेंट. तो ये जो भी सबमिट हुआ है, इसमें आप ईस्टर्न यूपी को क्या मिल रहा है, कैसे आप इसको एनालिसिस करेंगे? आपको क्या लग रहा है कि इससे जो रीजनल डिस्पैरिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी? आपको लगता है ऐसा? सर ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट तो यही है कि इक्विटेबल ग्रोथ हो. और अगर देखा जाए सर इसका रिकॉर्ड तो 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से हर डिस्ट्रिक्ट में इन्वेस्टमेंट मिला है सर. और जहाँ पे जो पोटेंशियल है उसको आउटकम को गेन करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया. लेकिन लिमिटेशन सर ये है कि उसमें सर डेटा के अकॉर्डिंग कि जो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मोर देन 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट दे गेट. और सर जैसे कि बलिया में टोटल इन्वेस्टमेंट का 0.045% ही इन्वेस्टमेंट है. और अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करा जाए, तो वहाँ पे मोर देन 27% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट है. तो कहीं ना कहीं अभी भी चैलेंजेज हैं. और सर जो पोटेंशियल सेक्टर है हम लोगों का ईस्टर्न यूपी का, उसको भी इंटीग्रेट करना चाहिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से, तो उसका आउटकम मोर इफेक्टिव होगा. चलिए, तो ये बताएं आप, जैसे आप टेक्निकल बैकग्राउंड के. यस सर. तो आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को और बेटर बना सकता है? और एक चीज़ और कि क्या आपको नहीं लगता कि जो यूथ है
जो करंट डेज जो यूथ है वो आपको अपनी एक बेइज्जती समझता है, एग्रीकल्चर सेक्टर बताना भी नहीं चाहते और इनसे इत्तेफाक नहीं रखते। उनको लगता है कि उसमें एक अजीब सा सोशल जो एक है कि नहीं, बहुत इसमें कोई इज्जत नहीं है या इस ढंग से, तो उससे दूर भाग रहा है यूथ खासकर जो है। तो आप एक यूथ हैं और आपका काफ़ी इंटरेस्ट भी है, आप जैसा कि दिखा रहा है और आपसे बात से भी लग रहा है। तो आप ये बताएं कि आप जो अपने टेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन जो आपने सीखा है उसको एग्रीकल्चर में कैसे इनपुट में उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं? सर सबसे मूल कारण जो है यूथ का इस पे पार्टिसिपेट नहीं करना, क्योंकि सर एग्रीकल्चर इज़ नॉट प्रॉफिटेबल बिजनेस अगर देखा जा सकता हो। अगर कंपेयर करें हम बाकी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी से, जैसे सर्विस इंडस्ट्री वगैरह से सर, तो अगर हम इसको प्रॉफिटेबल बना पाए बाय यूजिंग टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव से, तो वो प्रॉफिट इंड्यूस करेगा यूथ को कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें वो सर, और वो अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाए इस सेक्टर में। और सर टेक्नोलॉजी का यूज कैसे कर सकते हैं, तो सर पूरा सप्लाई चेन जो है एग्रीकल्चर का, पूरे सप्लाई चेन में हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं सर। जैसे बेटर प्रोडक्टिविटी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करा जाए, जो सीड्स हैं सर कि उनका, और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है अभी उससे कितना नुकसान हो रहा है, तो उस पर क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप का हम लोग मतलब इंट्रोडक्शन करें सर, तो वहाँ पे वो प्रोडक्शन साइड से हो गया सर। फिर और सर ऐसे डेटा देखा गया है कि इंडिया में जो फूड वेस्टेज है वो वन ऑफ द टॉप है सर। नियरली 25 to 50% जो फूड है वो प्लाउ टू प्लेट नहीं पहुँच पाता है। तो हम टेक्नोलॉजी का यूज करके सर प्रॉपर स्टोरेज और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बना सकते हैं, जिससे कि गेस्टेशन पीरियड जो प्रोडक्ट का हमारा है वो लॉन्ग हो जाए, और जो फार्मर है उसको एक प्रॉपर सर उसका प्राइस डिलीवरी हो, मतलब तो एक ओके। एक और बात बताएं, चूँकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और टेक्नोलॉजी की बात भी आप कर रहे हैं, जो ग्रीन रिवोल्यूशन है, ग्रीन रिवोल्यूशन किसने टर्म दिया है? ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म किसने दिया है? हु कॉइन्ड दिस पर्टिकुलर टर्म ग्रीन रिवोल्यूशन? यस सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, वो माइंड से उतर गया सर। बट तो ये वैसे कब हुआ इंडिया में? सर अराउंड 1970s के अराउंड सर, अराउंड 1970s के 1960s का जो दशक था सर, Okay. उसके अराउंड, और 1970s के बाद उसके जो आउटकम थे वो दिखने लगे कि जैसे सर PL जो 480 प्रोग्राम था, ओके। वो जो इंपोर्ट करते थे हम वीट फ्रॉम US से, तो फिर उस पर रोक लग गया और फिर हम एक्सपोर्टर बन गए एक्चुअली। तो आउटकम दिखने लगा 1970s के बाद, और लेकिन 1960s के अराउंड उसका। अच्छा, एक लास्ट आप बताइए, आप अगर ईस्टर्न बात करें, ईस्टर्न इंडिया की, आई एम टॉकिंग अबाउट ईस्टर्न इंडिया, यस सर, तो देयर इज, यू कैन सी नेचुरल प्रोडक्टिव रीजन, बहुत प्रोडक्टिव क्षेत्र है एज फार एज एग्रीकल्चर इज कंसर्न। बट जब हम बात करते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन की, तो वो ग्रीन रिवोल्यूशन शिफ्ट हो गई, इट वॉज शिफ्टेड टूवर्ड्स वेस्टर्न साइड। तो क्या फैक्टर्स हैं, क्या कारक हैं, क्या रीज़न है ऐसे कि इतना प्रोडक्टिव लैंड इधर होने के बावजूद, इतना सारे इरिगेशनल फैसिलिटी सारी उधर की तरफ क्यों शिफ्ट हो गया, बताइए। और सर ईस्टर्न इंडिया डेफिनेटली सर एग्रीकल्चर के लिए परफेक्ट सर, फर्टिलिटी यहाँ पे सेट जो सॉइल है उसकी सर। लेकिन अगर स्ट्रक्चर देखा जाए सर, तो जो पर कैपिटा लैंड होल्डिंग है ईस्टर्न इंडिया का, वो उतना बेहतर नहीं है जैसे अगर देखा जाए सर स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है। तो पहला रीजन तो ये था, क्योंकि सर जो मैकेनाइजेशन होता है तो वो लार्ज स्केल पे ही इफेक्टिव होता है सर। इकोनॉमी ऑफ स्केल तभी ड्राइव होती है जब उसका एरिया लार्ज हो सर। तो पहला रीजन तो ये है सर। दूसरा रीजन है कि अवेयरनेस जो इस रीजन का है सर, अगर अभी भी हम लोग देखें डेटा के अकॉर्डिंग, तो जो सर जो भी साक्षरता दर है इस सेक्टर का, वो उतना इफेक्टिव नहीं है सर अगर हम उस रीजन की बात करें सर, क्योंकि उसका ये भी रीजन है सर कि वो नेशनल कैपिटल रीजन का पार्ट है, तो वहाँ पे अवेयरनेस डेफिनेटली ज़्यादा है। और तीसरा है सर कि जो अवेलेबल मार्केट है तो वहाँ पे बेहतर है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बेहतर है सर। तो वो इंड्यूस करता है कि फार्मर वहाँ पे इस पद्धति को अपनाए, और यहाँ पे जो लोग हैं वो उसके लिए इंड्यूस नहीं हो पाते सर। क्या आप कुछ समझते हो उसमें कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी एक बहुत मेजर फैक्टर उसमें था? Yes, जो उधर था इधर नहीं था, कुछ ऐसा लगता है आपको? यस सर। चलिए, गुड सर, थैंक यू सर। Alok ji, so we already having a lot of discussion linked with agriculture. Now, my question is, out of these important three sectors, we are having service sector, industry, and agriculture sector. Out of these three, which is the most important sector for India? Sir, If you go with the for India, sir, each sector is
equally important, sir, for driving the economy and for inclusive But growth, you sir. have to pick up one sector in that case. Which one is most important you feel, and why? Sir, in current situations, when there is a problem of employment, unemployment is there, and the wage stagnation is there, then it is said in various models also that industrial growth will generate more number of employment, sir. The employment elasticity of industrial sector is much more larger, much more than agriculture and service sector, sir. So then, sir, if I have to pick one, then it should be industrial sector, but not on the cost of agriculture and service sector, sir. So again, you are simply want to acquire all each and every sector in that. Sir, because economy is integrated, so we have to focus on each and every There is a aspect of it. concept called as food security. Yes, sir. So if we totally focus over the industrial sector, we are not focusing over the this agricultural sector. In that case, do you feel that we do surely going to have a problem with food security? Sir, it is not so, sir. Actually, industrial sector growth is related to agriculture sector, sir. As many industrial sectors use agricultural input, agricultural product as their input, sir, such as food processing industries, technical textiles. So, if we have to enhance in the industrial sector, then we must focus on agriculture sector as well, sir. So, Yep. just You have talked about there is a problem of global warming also. yes, sir. Recently, we are having a news. A research paper has been published, and they talked about spreading of moon dust in the space, which may lead to global cooling. So, what is that all about research? Sorry, sir, I have no idea about it. I will go through it. अच्छा चलो ठीक है. Now, just to measure the inflation, you know what is inflation? Yes, sir. So, what is that inflation? What is inflation? Sir, general price rising of many goods. in the To measure economy. this inflation, to measure the increase in price of various goods and services, we are having two indicators. Yes, sir. One is WPI, second one is CPI, Yes, sir. journal. Okay. So, why the government is using two indicators? Why not one indicator we are requiring? Why there are two indicators, WPI and CPI? Yes, sir. Sir, we have to measure inflation in each and every point in the supply chain, sir. WPI is basically measured at the wholesale level, and CPI is measured at the consumer level, sir. Then it also believed that if WPI increasing for a sustained period month of the year, then it will percolate in CPI also in the future times to come, sir. What is the Then- ultimate motive to measure? We just want to check out how much burden a person may have because of price rise. Yes, sir. So, which can better be given by CPI. Yes, That sir. is how the RBI has simply shifted from WPI to CPI to measure the inflation. So why not we can only have CPI? What is the requirement of having WPI? Is what I am asking. Yes, sir. Sir, Do it is having any importance? yes, sir. Sir, the impact of WPI is correlated with CPI, sir. If WPI basically at a wholesale level, if price of wholesale is increasing rapidly, sir, then CPI will also increase in the future times to come, sir. Then WPI is important for policy making decisions and to prepare government for better defensive mechanism in times to come, sir. So that control of CPI. Actually, leave that part. Now tell me why there is drastic shift from being a part of this mining. In fact, you have done IIT, you have done your graduation from IIT, and then you are shifting towards the public services. So even in this field also, you can have some wonderful career and can also, as you are having in your mind, of course, you can support public and have public service also. Yes, sir. So what is the reason of shifting from your actual career towards the public services? You want to have power something? Sir, the first reason is, sir, the interest towards civil services was developed in second year of my college, sir. So what is civil services? Sir, delivering a better public delivery system, sir. It is a bridge between government and the people, sir. And the main role of civil servant is, sir, to effective implementation of government policies and delivering the schemes which is formulated by the government to the people, sir. So why you are shifting? to this Sir, career? first reason is the natural interest, sir, and second reason is, sir, I think that the rational
थिंकिंग एंड जो साइंटिफिक लर्निंग ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेज एंड स्पेशली माइनिंग इंजीनियरिंग सर विल बी यूज्ड बेटर इन द एडमिनिस्ट्रेशन सर सच एज सर resource management is the key in mining sector sir and the resource scarcity is seen across the world and across the India also sir so the proper management of resources is the call of the hour sir. But that can be done if you go with some other subjects also. If you not waste the money of the government, okay, simply by having some. If you take the subject linked with your social science, and also done in that way, it will also more supportive for you to qualify this exam. Yes sir. So why you have wasted resources of the people of the country? Sir, those people also contributing very significantly in national integration and national building. But sir, the domain of that people is localized sir. Specific domain is there. And second is sir, lack of authority sometimes cause a people to not to implement the desired steps in the society. My last question. Okay. You know Chota Nagpur Plateau? Yes sir. It is known as storehouse of minerals. Yes sir. Why it is so? Sir, the very formation process of Chota Nagpur region. It is a basaltic volcanic eruption. So igneous rock is found there and many minerals and metallic and non-metallic minerals composition is naturally occurred there sir. And sir, if we talk about specific coal and iron, then copper, then manganese, the huge deposit of these minerals in that state sir. So it is called that natural region. Sir, please. Thank you sir. आलोक जी, आप बलिया से हैं। Yes sir. कभी कैसा महसूस कर रहे हैं? कंफर्ट है? Yes sir. ठीक, नर्वस तो नहीं है? No sir. क्या बलिया की बाउंड्री लाइन किसी अदर स्टेट को भी टच करती है क्या? Yes sir. किसको? सर बिहार को। बिहार को टच करती है। कौन कौन से और डिस्ट्रिक्ट लगे हैं बलिया से? सर अब बलिया से रिकॉल आते कर हैं। सकता हूँ मैं सर कि सिवान, छपरा, ये डिस्ट्रिक्ट बलिया को स्पर्श कर रहे हैं। बलिया को स्पर्श करने वाले बिहार के डिस्ट्रिक्ट सर। बिहार के डिस्ट्रिक्ट। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं? सर एक तो सर देवरिया, मऊ जी एंड गाजीपुर सर। अच्छा, सही याद कर पा रहे हैं? सर जितना याद कर पा रहा अभी के। लिटरेसी क्या है बलिया की इसमें? सॉरी सर। लिटरेसी साक्षरता दर कितनी है वहाँ? सर 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग सर अराउंड 77% साक्षरता है बलिया की। और पूरे उत्तर प्रदेश की लिटरेसी कितनी है? सर अराउंड 70 है सर, 69.7% है पूरा यूपी का और बलिया का सर से अराउंड 77%। तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं की साक्षरता दर है वो 57% के अराउंड है और पुरुषों की साक्षरता दर जो है वो 77% है। यस। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं और पुरुषों के बीच 20% का गैप है। यस सर। प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है कि समानता को लाया जाए, महिलाओं को मुख्यधारा में लाया जाए और अभी भी 20% का गैप है। जबकि हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट आता है तो ठीक ठाक प्रदर्शन महिलाओं का है, लड़कियों का है। सिविल सेवा का भी रिजल्ट आता है, ठीक ठाक है। यूपीएससी में फर्स्ट टॉपर गर्ल्स ही है। तो आखिरकार इस गैप को कैसे घटा जाए? आपसे 3 सुझाव बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो गैप है लिटरेसी के बीच, इसको कैसे कम किया जाए। सर फर्स्ट थिंग कि सर जो सोशल बैरियर्स और स्टिग्मा है जो उसको चेंज करना पड़ेगा। जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है सोसाइटी का उसको चेंज करना पड़ेगा, जिससे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो वुमन का है वो इंक्रीज करे सर। जो गवर्नमेंट का टारगेट भी है कि अप टू 30% तक LFPR करना है ऑफ वुमन सर। फर्स्ट थिंग तो ये सर। सेकंड थिंग कि इनफ नंबर ऑफ स्कीम्स है वहाँ पे लेकिन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है सर। तो आप अगर SDF बनते हैं तो उस योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन में आप क्या अपनी भूमिका करेंगे? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वर्तमान में जो ब्यूरोक्रेट है, जो सरकारी अफसर हैं, किसी भी सरकारी योजनाओं को क्रियान्वयन करने में उनकी क्या भूमिका है और भविष्य में वो क्या ऐसा करें कि बेहतर हो जाए उन योजनाओं का क्रियान्वयन? यस सर। और सर एक्चुअली सर जो स्कीम्स हैं सरकार की उसके वाहक है जो सिविल सर्वेंट है उसके वाहक है कि वो जो एक्चुअल बेनिफिशियरी है वहाँ तक वो पब्लिक स्कीम्स पहुँचे। इसके लिए सर अगर साक्षरता को जैसे इंक्रीज करना है तो रेगुलर मॉनिटरिंग किया जाए, जैसे अभी सरकार कर भी रही है सर। जैसे स्कूल्स वगैरह में बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो रही है टीचर्स की और सर लाइव
कॉल आ जाती है, तो ऐसे टेक्नोलॉजी का ऐसे यूज करके ऐसे उसको बेहतर किया जा सकता है सर। और सर सेकेंड थिंग की जो ड्रॉप आउट रेशियो है, ऐसे देखा जाए तो इनरोलमेंट रेशियो प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल पे गर्ल्स का बेहतर है, लेकिन ड्रॉप आउट रेशियो एक बहुत बड़ा कारण है कि उन लोगों का पार्टिसिपेशन हायर एजुकेशन में नहीं हो पा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग सर एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो उस पर भी अभी हाल फिलहाल में हर राज्यों के बजट पेश किए जा रहे हैं, यस सर। तो इस समय कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अपने बजट का अधिकतम हिस्सा एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया? ऐसा कोई यूनियन टेरिटरी या ऐसा कोई स्टेट जिसने एक बड़ा हिस्सा अपने बजट का एजुकेशन पे दिया? सॉरी सर, नहीं कर पा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जीएसटी परिषद की बैठक हुई, यस सर। कहाँ पर हुई है? प्लेस नहीं पता। प्लेस नहीं पता। कौन सी बैठक थी ये जीएसटी परिषद की? 49th बैठक काउंसिल मीट था सर। तो इस मीट में क्या कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन बताया? यस सर। फर्स्ट थिंग कि बहुत सारे प्रोडक्ट पे जो टैक्स स्ट्रक्चर था उसको रिवाइज किया गया। और सर सेकेंड की जो ऑनरेबल फिनेंस मिनिस्टर उन्होंने प्रपोज किया कि अगर स्टेट एग्री करेंगे तो जो भी पेट्रोल प्रोडक्ट्स हैं जैसे क्रूड, पेट्रोल, डीजल्स, तो इसको हम जीएसटी के दायरे में ला सकते हैं। G20 की अध्यक्षता इस बार कौन कर रहा है? सर इंडिया कर रहे हैं इस बार। इंडिया कर रहा है। कब से कब तक? सर दिसंबर 2022 से अप टू लास्ट ऑफ नवंबर 2023 से 23 तक। अभी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति चल रही है, यस सर। और न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद कोलेजियम प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। यस सर। एनजेएसी की फिर से चर्चा हो रही है। क्या आपके अनुसार लगता है कि एनजेएसी प्रासंगिक है न्यायाधीशों की नियुक्ति में? सर अगर रिकॉर्ड देखा जाए जुडिशरी का सर, तो अभी तक उनके जो भी सर डिसीजंस हैं और अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उस पे लगभग वो सर ट्रांसपेरेंट रहा है और आउटकम बेहतर ही रहे सर। लेकिन एज पर गवर्नमेंट सर जो उसका अपॉइंटमेंट प्रोसेस है जजेस का वो ओपेक है। वहाँ पे कोलिजियम सिस्टम जजों के द्वारा संचालित एक संस्था है जिसमें जज लोगों का ही ओपिनियन बस मैटर करता है। और सर अभी सरकार का ये डिमांड है कि जो लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार है उसका भी एक राय होना चाहिए जिससे परफेक्ट चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म वहाँ पे बन सके सर। तो अगर लोगों की राय होगी इसका मतलब है कि हमारे यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य विधानसभा में और लोकसभा में होते हैं, yes, तो उनकी राय, विधायिका की राय इसमें शामिल की जाए। yes, जबकि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है, yes, और स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका हमारे संविधान का मूल ढांचा है। yes, और यदि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका का हस्तक्षेप है, इसका मतलब है कि हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रभावित हो रही। तो कैसे इसको मैनेज किया जाए? और सर प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए जो गवर्नमेंट एजेंसीज है और गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है और जो सर जो जुडिशरी है सर कि कैसे इसको बेहतर बनाया जा सके जिससे कि जो ट्रस्ट है लोगों में टुवर्ड्स द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया वो मेंटेन भी रहे। और सर जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी उसको भी मेंटेन किया जा सके सर। ठीक। केशवानंद भारती केस के बारे में क्या जानते हैं? कब आया ये केस? सर इन 1973 से। क्या केस था ये? इस केस के बारे में कुछ बताएं। केशवानंद भारती केस के बारे में क्या क्या फैसले आए, इसमें महत्वपूर्ण फैसले क्या क्या थे? सर इसका सबसे मोस्ट इफेक्टिव आउटकम था कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इस पे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्वाइन करा था। और उन्होंने बोला कि उसके पहले तो ये था सर कि जैसे जो 9वां शेड्यूल है, 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का क्लॉज नहीं है। ऐसा नहीं। तो सरकार बहुत सारी जो इनिशिएटिव लेती थी तो उसको 9th शेड्यूल में डाल देती थी। तो वहाँ पे वो किया उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाता था। हाँ सर। तो फिर उसको किया गया कि जुडिशियल रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ। तो ये पावर कब आई? केशवानंद भारती केस के बाद आई? यस सर। तो लेकिन केशवानंद भारती केस आने तक बहुत सारे ऐसे कानून थे जो 9वीं अनुसूची में डाल दिए गए थे। यस सर। तो उन कानूनों का भी क्या जुडिशियल रिव्यू अब हो पाएगा? सर एक अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। एक थ्योरी है कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, उसके तहत डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। यस सर। ग्रहण का सिद्धांत। यस सर। जिसे आच्छादन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं ये सिद्धांत? तो सर जो भी रूल्स या जो भी एक्ट बने हुए हैं और उसका कोई सब क्लॉज आज के मॉडर्न सोसाइटी में जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं या जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उसको डिफाई कर रहा है, तो उस क्लॉज को नल एंड वॉइड किया जा सकता है। और बाकी जो
मेन स्ट्रक्चर ऑफ दैट स्कीम या दैट एक्ट विल बी मेंटेन्ड। क्या डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का रिलेशन 9 शेड्यूल से है? सर 9 शेड्यूल से उसका रिलेशन नहीं है जी। लेकिन जो 9 बिफोर केशवानंदा भारती केस अगर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है तो सर उसको एक बेसिस बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है। एक अंतिम सवाल आप बताइए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यस और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ दोनों में डिफरेंस क्या है? सर, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जो भी एक्ट्स और रेगुलेशन बन गए उसका एज वर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इसको ये भी बोला जाता है कि सर ये टेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो टेबल पे डॉक्यूमेंट्स आ गए उसको देख के और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। और सर सेकंड है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसमें सर जो स्पिरिट है उस एक्ट का कि जिसके लिए वो एक्ट बना है उसको ध्यान में रखते हुए और टू सर्व ए लार्जर सेक्शन ऑफ दैट सोसाइटी एंड जो टारगेटेड लोग हैं उसको सर्व करने के लिए उसके जो वर्डिंग्स है सर उसकी मोरालिटी पे भी ध्यान दिया जाता है सर। अनुच्छेद 21 आपका है ना, जीवन का अधिकार, यस सर। पर्सनल लाइबिलिटी, यस सर। इसका संबंध किससे है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से है, इसको अपनाया गया है, या ड्यू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को अपनाया गया इसमें? और सर कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मेंशन है, लेकिन अगर अभी की रूलिंग्स देखा जाए कि जैसे सर राइट टू प्राइवेसी, राइट टू चूज ए पार्टनर, तो ये जो दिखाता है सर वो सर प्रोसीजर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को दिखाता है सर। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को दिखाता है। ठीक है सर। थैंक यू सर। ठीक है आलोक जी। ठीक है, जाइए।